Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Padhaku Junction. And my name is CA Payal Malhotra. हम लोगों ने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट कर चुके हैं. काइंड ऑफ हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस कवर अप किया. एंड आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे. एंड यस, वन मोर अपडेट इज दैट हम लोग अब ऑनलाइन वाया गूगल मीट एंड जूम भी क्लासेस लेते हैं बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स फॉर क्लास 11th एंड 12th. तो एनीबडी जो ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर हमने मेंशन कर दिया, आप वहाँ पे कॉल करके डिटेल्स के बारे में जान ले. तो अब वीडियो को शुरू करते हैं. तो गाइज, अगर मैं बात करूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो अपन को नाम से समझ आना चाहिए कोऑपरेट करना मतलब क्या है. मिलके हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं. तो अगर मैं अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूँ तो ये वो लोगों का एक झुंड है, एसोसिएशन है, जो लोग अपनी इच्छा से आते हैं. और क्यों आते हैं? क्योंकि वो अपने मेंबर्स का बेनिफिट चाहते हैं, वेलफेयर के लिए. यानी लोग आपस में एक दूसरे के बेनिफिट के लिए जुड़ रहे हैं, उसी को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल देते हैं. अब यहाँ पे मेन पर्पस क्या होता है इनका जुड़ने का? क्योंकि देखो, हम जब देखते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान आने में, आपको पता है कितने सारे मिडल मैन बीच में इन्वॉल्व है. और कई सारे होलसेलर्स होते हैं, कई सारे रिटेलर होते हैं. और कोई भी अब बीच में जुड़ रहा है तो वो अपना प्रॉफिट लेता है, यानी कि प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं चीजों के. यानी कि फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर से सामान चला 10 रुपए का, उसमें फिर कई सारे होलसेल रिटेलर आए, ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे कस्टमर को मिलता है. तो इस सारे एक्सप्लॉइटेशन से जो मिडल मैन शोषण करते हैं लोगों का, उन सबको हटा के मिलके काम करते हैं ताकि मिडल मैन को कम्प्लीटली हटा दे. ठीक है. तो अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. इसको जो गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, उस एक्ट का नाम है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. ठीक है. अगर आपको कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करनी है तो यू नीड टू हैव 10 अडल्ट मेंबर्स. यानी कि आपको अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना है तो एटलीस्ट 10 मेंबर, तो अडल्ट मेंबर मिलके सामने आए, तब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करा सकते हो. ठीक है. तो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. So the word cooperative means working together and with others for a common purpose. Clear? The cooperative society क्या होता है? एक voluntarily यानी कि out of will, इच्छा से लोग आते हैं, जबरदस्ती नहीं है. Voluntarily association of persons who join together with the motive of welfare of the members. यानी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स है, उनके वेलफेयर के लिए एक साथ काम करते हैं. और इनका मेन क्या होता है? दे आर ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉइटेशन एट द हैंड ऑफ मिडलमैन. इनको क्या होता है? ग्रेटर प्रॉफिट कमाने की बड़ी इच्छा होती है. मिडलमैन क्यों आते हैं? वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं बीच में से, तो उन वो जो चीजें करते हैं उनको हटाना चाहते हैं ताकि इनका खुद का इंटरेस्ट सेव हो, है ना. So the cooperative society is compulsorily required to be registered under the Cooperative Societies Act 1912. ये वो पर्टिकुलर एक्ट है जो जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है इंडिया में, उन सबको कंट्रोल करता है, गवर्न करता है. एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है. The process of setting up a cooperative society is simple enough, and at the most, what is required is the consent of at least 10 adult persons to form a society. अगर आपको सोसाइटी को फॉर्म करना है तो एटलीस्ट 10 लोगों का कंसेंट चाहिए, 10 लोग होने जरूरी है. देन कैन स्टार्ट एंड आपको रजिस्टर करा सकते हो. एंड रजिस्ट्रेशन इज क्वाइट सिंपल. ठीक है. अब कैपिटल की अगर बात करें, कैपिटल आपको पता है ना, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. आपने अकाउंट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कैपिटल होती है वो कौन देते हैं? मेंबर्स देते हैं. बट यहाँ पे क्या करते हैं? शेयर्स को इश्यू करते हैं. जैसे कंपनी में आपने शेयर सुना होगा, शेयर मार्केट सुना होगा, इसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कैपिटल कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ शेयर्स. ठीक है. अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर जो भी फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद दैट इज अ सेपरेट फॉर्म बन जाती है. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है. यानी कि गवर्नमेंट इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या कह रही है?
आपकी एक डिस्टिंक्ट एंटिटी हो गई है। आप मेरी नजरों में यानी कानून की नजरों में कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है एंड उसके मेंबर्स अलग है। इससे फर्क क्या पड़ता है? अब देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अलग बना दी यानी आर्टिफिशियली पर्सन बना दी, तो उस केस में कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम से असेट्स को परचेज कर सकती है, अपने नाम से रजिस्टर कर सकती है, अपने नाम से किसी पे केस कर सकती है, कोई और बंदा कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे केस कर सकता है। दीज थिंग्स आर पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी एंजॉय करते हैं। बट हम पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है ना। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। So the capital of a society is raised from its members through issue of shares. ठीक है? Society acquires a distinct legal entity after its registration. जैसे ही आप उसको रजिस्टर करा लेते हो, कानून की नजरों में एक अलग एंटिटी बन जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ठीक है? अब बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या क्या की फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वॉलंटरली मेंबरशिप है ना, वॉलंटरली मेंबरशिप है। देखो, हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, वॉलंटरली एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि यहाँ पे लोग अपनी इच्छा से जोड़ते हैं। यहाँ पे भी लोग ये कहना चाहते हैं कि वॉलंटरी एसोसिएशन या मेंबरशिप का मतलब ये है, यहाँ पे मेंबरशिप ना मैंडेटरी नहीं है, धक्के से नहीं है। यहाँ पे जब कि जिसका मन करता है वो आके हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। जब उसका मन हो गया है, उसको लीव करना है, क्विट करना है, तो वो तब कर सकते हैं, यानी कि फ्री टू ज्वाइन एंड फ्री टू क्विट, है ना। पर जनरली देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने होते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद के इंटरनल रूल्स होते हैं कि यस, कोई भी बंदा अगर हमें छोड़ के जाएगा, मेंबरशिप कैंसिल करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो उसे कुछ टाइम का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल से लॉज है जो हमें पता है। ठीक है। तो द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरली, इच्छा से होती है। अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिजायर, अपनी इच्छा से कभी भी छोड़ सकता है। देयर कैन नॉट बी एनी कंपल्सन फॉर हिम टू ज्वाइन और क्विट अ सोसाइटी, उसके ऊपर कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसको अभी ज्वाइन करना पड़ेगा एंड अभी क्विट करना पड़ेगा। ऑल दो प्रोसीजरली क्या होता है, प्रोसीजर्स होते हैं इनके खुद के इंटरनल, कि मेंबर को अगर छोड़ना है तो एटलीस्ट एक नोटिस सर्व करे बिफोर लिविंग, एज देयर इज नो कंपल्सन टू रिमेन अ मेंबर। ऐसे तो नहीं बोल सकते भाई सब रुकना पड़ेगा, बट यस, अगर आपको छोड़ना है तो आप कुछ टाइम पहले बता दो। मेंबरशिप सबको ओपन होती है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से रिलीजन से हो, कौन सी कास्ट से हो, कौन सी जेंडर से हो। ठीक। अब सेकंड, लीगल स्टेटस क्या हो जाता है। देखो, मैंने आपको क्या बताया अभी के अभी कि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। क्यों मैंडेटरी होता है ना? अब अगर जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो मेंबर्स और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कानून की नजरों में अलग अलग बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब एक डिस्टिंक्ट या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद अपने नाम से असेट्स को रजिस्टर करा सकती है, अपने नाम से केस कर सकती है दूसरे बंदे पे, दूसरा बंदा उस पे केस कर सकता है। दीज थिंग्स आर पॉसिबल क्योंकि अब उसकी एंटिटी सेपरेट हो गई उसके मेंबर से, है ना। लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज compulsory. This accords a separate identity to a society which is distinct from its members. The society can enter into contracts. अब अपने नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, केस कर सकती है। स्यू मतलब करना केस, बी श्योर्ड मतलब कोई आपके ऊपर कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्री और एग्जिट ऑफ द मेंबर। जब इसको सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मिल गया, तब कोई मेंबर आए या छोड़ के जाए, इससे हमारी सोसाइटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सोसाइटी चलती रहेगी। तीसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मेंबर जितने भी जुड़ते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, मतलब जितना कैपिटल उन्होंने लगाया है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है। कल को जितना पैसा उनका डूब सकता है, लाइबिलिटी को पे करने में जा सकता है, वो मैक्सिमम उनका कैपिटल अमाउंट है। इससे आगे वो उनके पर्सनल असेट नहीं मांग सकते कि भाई साहब हमारी को सोसाइटी की लाइबिलिटी है, लाओ अपने पर्सनल असेट दे दो। दैट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। So the liability of a member of a cooperative society is limited to the extent of amount contributed by them as a
कैपिटल, यानी जितना अमाउंट वो एज ए कैपिटल लेके आ रहे हैं उतनी ही उनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी हो सकती है। दिस डिफाइंस द मैक्सिमम रिस्क दैट अ मेंबर कैन बी आस्क्ड टू बियर, यानी मैक्सिमम रिस्क क्या है इनका, वही जो कैपिटल इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अब फोर्थ पॉइंट आता है कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिसीजंस कौन लेगा, कंट्रोल किसका है, डिसीजन मेकिंग पावर किसकी है। अब यहाँ पे ना जैसे डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में, वैसे ही यहाँ पे चलते हैं। हमें क्या होता है, हमें राइट टू वोट होता है, हम लोग खुद एक कमेटी को, एक पार्टी को चूज करते हैं जो हमारे लिए डिसीजंस लिया करेगी, ऐसा ही तो होता है। तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको वन पर्सन वन वोट, एक बंदे को एक वोट का राइट होता है। वो लोग अपने लिए एक मैनेजिंग कमेटी जिसका नाम है, जो डिसीजंस लेती है उसको चूज करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक चीजें हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। So, in a cooperative society, the power to take decisions lies in the hand of a elected managing committee. यानी हम खुद इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं किसको, मैनेजिंग कमिटी को, और वही हमारे लिए डिसीजंस लेती है। The right to vote gives the member a chance to choose the members who will constitute the managing committee, and this leads to the cooperative society a democratic character. यानी यहाँ पे डेमोक्रेटिक कैरेक्टर मिला हुआ है। अब लास्ट जो फीचर है वो क्या है, सर्विस मोटिव। अब सर्विस मोटिव का मतलब क्या है, देखो एक जगह हम पढ़ते थे जब हमने बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, तो हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट मोटिव। वहां पे हमारा जो मेन मोटिव है उस बिजनेस को खोलने का वो क्या है, प्रायोरिटी पे क्या है, दैट इज प्रॉफिट, कि अपने को पैसा चाहिए, अपने को प्रॉफिट कमाना है ना। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड से समझो कि यहाँ पे हमें एक दूसरे का कोऑपरेशन करना है, वेलफेयर करना है, यानी कि यहाँ पे सर्विस प्रायोरिटी है ना। यहाँ पे पैसा प्रायोरिटी नहीं है, यहाँ पे हमारी सर्विस प्रायोरिटी है, म्यूचुअल हेल्प, वेलफेयर, वो चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन मनी, है ना। वही चीज ये बताना चाहता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, so through its purpose lays emphasis on the values of mutual help and welfare. इनकी importance, priority, mutual help and welfare, not that money. Hence the motive of service dominates its working. ठीक है। अब अगर पैसा आ भी जाता है, कुछ प्रॉफिट कमा भी लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सरप्लस बोलते हैं। देखो जो बिजनेस एंटिटी स्पेशली इसलिए बनाई गई है कि उन्हें प्रॉफिट कमाना है, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। बट जो एंटिटीज का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो उनके केस में हम सरप्लस की बात करते हैं। अगर ज्यादा हो जाता है यानी ज्यादा आ गए, हम प्रॉफिट नहीं बोल रहे, टर्म्स अलग यूज होती है, सरप्लस, ठीक है। तो इफ एनी सरप्लस इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, हो भी जाता है तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स एज डिविडेंड के रूप में, इन द कंफर्मिटी विद द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। जो भी सोसाइटी के कानून है उनके हिसाब से एज अ डिविडेंड, एज अ रिटर्न उनकी कैपिटल के रूप में हम उनको वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी फिर से सुनो इस पॉइंट को जो इम्पोर्टेंट है। तो जनरली जो जितनी बिजनेस एंटिटीज होती है, हम लोगों ने यही पढ़ा कि वहाँ पे मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेन मोटिव म्यूचुअल हेल्प करना, मेंबर्स का वेलफेयर करना है, ना कि पैसा कमाना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मेन मोटिव क्या, अपना पैसा कमाना नहीं है, म्यूचुअल हेल्प करना है एक दूसरे का। अब अगर यहाँ पे सरप्लस हो भी जाता है, तो अब सरप्लस का मतलब क्या है, देखो जो भी एंटिटीज का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए हम लोग प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। पर जितनी भी एंटिटीज होती है जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, बट फिर भी उनको कुछ हमारी टर्म में प्रॉफिट हो रहा है, तो हम वहाँ पे प्रॉफिट वर्ड ना यूज करके हम सरप्लस यानी जो एक्सेस आया, और अगर कमी हो गई तो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, ठीक है। जब आप अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे तब आपको ये वर्ड समझ आएंगे, ठीक है। एक और वर्ड जो यूज किया दैट इज बायलॉज। बायलॉज का मतलब आप ये समझ लो, सोसाइटी के जो खुद के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको हम बायलॉज बोल देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने फीचर्स कंप्लीट किया। अब अपन पढ़ेंगे कुछ मेरिट्स एंड एडवांटेजेस, ठीक है। सबसे पहले इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, ये बेस्ट एक एडवांटेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। यहाँ पे क्या मोटिव चलता है, क्या मेन चीज चलती है, यहाँ पे चलता है वन मैन वन वोट, यानी कि एक बंदे को एक वोट मिलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, वोटिंग में हमें क्या कर दी, इक्वालिटी दे दी। देखो ऐसा भी हो सकता है, अब चार बंदे हैं, एक ने 50,000 लगाया, एक ने लाख रुपए लगाया, एक ने 2 लाख लगाया, एक ने 4 लाख लगाया।
अब वैसे हम कहेंगे तो भाई तो 4 लाख वाले को ज्यादा राइट मिलना चाहिए वोट का, बट नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल, चाहे उन्होंने कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो, बट स्टिल उन सबको एक इक्वल राइट है। एक बंदे को एक ही वोट मिलेगा, भले ही आपने कितना पैसा लगाया हो। तो दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखते हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट governs the cooperative society irrespective of the amount of capital contribution by the member। चाहे कितना भी आप कैपिटल लेके आए हो, आपको एक ही वोट मिलेगा। ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू इक्वल वोटिंग राइट, सबको इक्वल मिलेंगे। सेकेंड, लिमिटेड लाइबिलिटी, मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, का कैपिटल जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, मतलब ज्यादा पैसा जो उनका जा सकता है, दैट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, वही उनका मैक्सिमम रिस्क है। यानी कि पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, हमने ज्वाइंट विद फैमिली बिजनेस पढ़ा, हमने काइंड ऑफ अभी लास्ट पार्टनरशिप पढ़ा। तो पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि उनके पर्सनल असेट्स पे भी खतरा आ सकता है ना। फिर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट इस केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। यानी कि द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। द पर्सनल असेट्स ऑफ द मेंबर्स आर देयरफॉर सेफ फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू रिपे बिजनेस डेट्स। यानी कि उनके पर्सनल असेट्स को कभी यूज नहीं किया जाएगा बिजनेस के लोन्स को, बिजनेस की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। ठीक है? तीसरा आता है स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, क्यों? तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी, एक कानून की नजरों में एक सेपरेट एंटिटी दिया गया है। यानी कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस स्टेबल हो जाती है। अब यहाँ पे किसी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई पागल हो जाए, कोई बैंकरप्ट हो जाए, तो इससे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको हमने सेपरेट बना दिया। तो डेथ, बैंकरप्सी और इंसैनिटी, आप समझते हो, बैंकरप्सी मतलब कंगाल होना, इंसैनिटी मतलब पागल होना। इसका मेंबर्स के साथ अगर कुछ भी ऐसा होता है तो इससे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सोसाइटी देयरफॉर ऑपरेट्स अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द मेंबरशिप, चलती रहेगी। अब सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी इन सब चीजों को सपोर्ट करती है। जैसे कि इनको, इन पे कम टैक्स लगा दिया, सब्सिडीज दे दी, कुछ लोन वगैरह की नहीं जरूरत है तो कम रेट पे इन्हें प्रोवाइड कर दिया। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक सपोर्ट भी गवर्नमेंट से मिलता है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम्प्लीफाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पे चलती है, एंड फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। सब सपोर्ट इनको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस, कम टैक्स पे करने पड़ते हैं, सब्सिडीज मिल जाती है। एंड सब्सिडी मतलब काइंड ऑफ मॉनेटरी हेल्प, मनी की फॉर्म में हेल्प देना, एंड लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। क्लियर? अब ईज ऑफ फॉर्मेशन, यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना भी इजी है। यहाँ पे हमें मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए होते हैं, इनकी कंसेंट चाहिए होते हैं, वी कैन स्टार्ट, है ना। और जो लीगल प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का वो भी बहुत इजी है, तो इट्स इजी टू फॉर्म। द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज सिंपल, इन्वॉल्विंग अ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज, ज़्यादा नहीं है लीगल फॉर्मेलिटीज, बट कम है। फॉर्मेशन मैंने बताया, जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है इंडिया में उसको कौन गवर्न करता है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। क्लियर? अब अपन पढ़ेंगे कुछ डीमेरिट्स, हर चीज की पॉजिटिव थिंग्स भी होती है, पॉजिटिव साइड भी होती है, तो कुछ नेगेटिव भी होता है, वही अब अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्स, यस, लिमिटेड होता है क्योंकि जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी पर्सनल यहाँ पे पैसा लगाते हैं, तो वो चीज लिमिटेड है ना। तो यहाँ पे रिसोर्सेज का क्या हो गया, लिमिट हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, हमारा मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग जुड़ते भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो ये होता है पैसा कमाना है। और अब इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, अगर एक्स्ट्रा कुछ बच जाता है, सरप्लस बच जाता है, तो वो मेंबर्स के हाथ में ही बांट देते हैं। मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ अ प्रॉफिट जैसा कोई काम नहीं है कि यहाँ पे आप कैपिटल दोगे तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा, नहीं। यहाँ पे मेन पर्पज ही हेल्प करने का, तो इसलिए कम लोग अट्रैक्ट हो पाते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज हमारे कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है? तो रिसोर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स विद लिमिटेड मींस। द लो रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब आप सुन लो, समझ लो कि रिटर्न ऑन कैपिटल, जो कैपिटल उन्होंने लगाया उसको रिटर्न देना उस पे। जैसे आप लोन किसी को दोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे ही जब आप कैपिटल लगाते हो बिजनेस में तो उसके
रिटर्न में आपको डिविडेंड मिलता है। Offered on investment also acts as a deterrent in attracting membership or more capital from the members. Members और capital मिल नहीं पाता क्योंकि यहाँ पे low rate of dividend होता है। सेकेंड, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। ऐसे क्यों बोला? मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होती है, बहुत ही अच्छी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि देखो, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा तो है नहीं, है ना? तो अब पैसा नहीं है तो एक्सपर्ट मैनेजर्स को, एक्सपर्ट बंदों को हायर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें फिर पैसा भी देना पड़ेगा, हाई उनके सैलरीज होगी, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज अफोर्ड नहीं कर पाती, की वजह से उनकी मैनेजमेंट थोड़ी इनएफिशिएंट होती है। The cooperative societies are unable to attract and employ expert managers because of their inability to pay them high salaries. वो high salaries cooperative society नहीं pay कर सकती. The members who offer honorary services on a voluntary basis are generally not professionally equipped to handle the management functions efficiently. Members खुद आपस में honorary services, management services देते हैं, but वो professionally वो बंदे नहीं है जो management का काम करते हो, है ना? तीसरा, लैक ऑफ सिक्रेसी। लैक ऑफ सिक्रेसी क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे आपने रजिस्टर कराया एंड गवर्नमेंट ने भी आपके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगाए हैं कि आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपके ये फॉर्म में क्या चल रहा है। यानी कि यहाँ पे आप अपने ऑपरेशंस के रिगार्डिंग सिक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने काफी सारे डिस्क्लोजर वाले रूल्स रखे हैं कि हमें बताओ। तो एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशंस इन द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, एकदम काफी सारे मेंबर्स होते हैं, ओपन डिस्कशन होते हैं, ये कारण भी है। एज वेल एज गवर्नमेंट ने भी डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन लगाया कि आपको बताना पड़ेगा, तो इस वजह से सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती। सो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब अपने पास आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। हमने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर हमने पॉजिटिव में ये पढ़ा कि गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है। तो अब यार, कोई चीज, कोई बंदा आपको सपोर्ट करे, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करिए, तो फिर कहीं ना कहीं कंट्रोल्स भी गवर्नमेंट ही रखेगी। इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जिससे क्या करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है। तो ये नेगेटिव पॉइंट भी है कि गवर्नमेंट अपने डिसीजन चला रही है यहाँ पे। तो इन रिटर्न ऑफ द प्रिविलेजेस, यानी जो फायदे गवर्नमेंट ने हमें दिए, उसके रिटर्न में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव टू कंप्लाई विद सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, सबमिशन ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा। गवर्नमेंट ने कई सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं कि आपको अकाउंट्स सबमिट करने अपने, को किसी सीए से ऑडिट कराना है। यानी अब ये जो रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो सब कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉलो करने पड़ेंगे। So interference in the functioning of cooperative organization through the control exercised by the state cooperative departments also negatively affect its freedom of operation. अब जो cooperative department है state के, वो कहीं ना कहीं kind of जिसे बोलते हैं interference करते हैं, जो इनके लिए negative हो जाता है। एंड लास्ट इज डिफरेंसेस इन ओपिनियन। ये तो भैया हो गई, जहाँ दो लोग मिलेंगे वहां तो बर्तन बजेंगे, दो बर्तन बजेंगे ही बजेंगे, है ना? तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब है, अब यहाँ पे कई सारे मेंबर्स मिलकर डिसीजन ले रहे हैं ना, तो हो सकता है सबके अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, जिसकी तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो सकते हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इंटरनल क्वेरल्स मतलब लड़ाई झगड़ा, अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रेरी व्यू पॉइंट, सबकी अपनी अपनी सोच है, मे लीड टू डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग। जैसे जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। पर्सनल इंटरेस्ट में स्टार्ट टू डोमिनेट द वेलफेयर मोटिव। अब अगर यहाँ पे किसी का पर्सनल इंटरेस्ट आ गया तो फिर क्या होगा, जो हम मेन पर्पस लेके आए थे कि हमें मेंबर्स का वेलफेयर करना है, फिर वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। The personal interest may start to dominate the welfare motive and the benefit of other members may take a back seat। मतलब वो सबको प्रायोरिटी नहीं रखा, पीछे कर दिया, यहाँ पे पर्सनल गेन को ज्यादा प्रेफरेंस अगर दे दी तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, है ना? अब लास्ट जो इस टॉपिक का लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की टाइप्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी हम जनरली देखते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाई जाती है? ताकि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं? वो सारे कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स का मेन पर्पस क्या होता है कि हमें क्वालिटी गुड्स मिले बट फेयर प्राइस पे। तो इस सोसाइटी का काम क्या होता है, जितने भी बीच में मिडल मैन होते हैं, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आने के लिए जो बीच में लोग काम करते हैं,
होलसेलर्स, रिटेलर्स, उनको कम से कम करना, उनको रिड्यूस करना, ताकि हमें क्वालिटी गुड्स कम रेट्स पे अवेलेबल हो जाए। तो ये पर्टिकुलर सोसाइटी क्या करती है, बल्क में सामान उठाती है डायरेक्ट प्रोड्यूसर से, होलसेलर से, ताकि मिडल मैन और उनका प्रॉफिट हटा सके, कम रेट पे अपने मेंबर्स को गुड्स सप्लाई कर सके। तो दिस इज द मोटिव ऑफ अ कॉर्पोरेट कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हम पढ़ भी लेते हैं क्या होता है। The consumer cooperative societies are formed to protect the interest of consumers. The members comprise of consumers desirous of obtaining good quality products at reasonable prices. वही कस्टमर जो ये चाहते हैं कि हमें क्वालिटी गुड्स मिले, किस पे, रीजनेबल प्राइस पे, फेयर प्राइस पे, वही लोग इसके मेंबर्स होते हैं। सोसाइटी का मेन एम क्या होता है, मिडल मैन को एलिमिनेट करना, है ना। तो इट परचेजेस गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर्स, होलसेलर से डायरेक्टली बल्क में परचेज करती है, इन्हें कम रेट पड़ता है, एंड सेल्स गुड्स टू द मेंबर्स, और जो मेंबर्स यानी जो कस्टमर्स है, उनके कंज्यूमर्स है, उन्हीं को सेल कर देती है। इस वजह से मिडलमैन एलिमिनेट हो जाते हैं, और कोई इस केस में प्रॉफिट होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है मेंबर्स के बीच में, या तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेस पे हो सकता है, या फिर हर बंदे ने जो जो परचेजेस करी है उस रेशियो में हो सकता है। तो रेशियो कुछ भी हो सकता है। अगर इनको प्रॉफिट होता है तो किस तरह से बांट देते हैं, जितने भी कंज्यूमर्स है उन्होंने जितना कैपिटल लगाया है, या तो उस रेशियो में बांट देते हैं, या फिर जितनी भी सामान को बंदों ने परचेज किए, या फिर हर बंदे की परचेज रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट बांट देते हैं। ठीक है। सेकेंड, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है। प्रोड्यूसर के साथ दिक्कत क्या होती है, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना, जो स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स है वो लोग मिलके एक सोसाइटी सेटअप करते हैं। ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रोड्यूसर को क्वालिटी इनपुट चाहिए फेयर प्राइस पे। तो यहाँ पे मेन पर्पस यही होता है। तो दीज सोसाइटीज आर सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, मिलके सोसाइटी क्रिएट करते हैं। द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ प्रोड्यूसर्स, जिनको क्या चाहिए, इनपुट चाहिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। द सोसाइटी एम्स टू फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटलिस्ट। अब देखो अब एक तरफ रिलायंस है, उसको इनपुट चाहिए, एक तरफ आप है, तो किसको देगा, किसको कम रेट पे देगा, क्योंकि वो लोग बल्क का बेनिफिट उठा लेते हैं, वो लोग बड़े हैं, ज्यादा पैसा है। अब छोटे छोटे प्रोड्यूसर कैसे मैनेज करेंगे, तो क्या करते हैं, छोटे प्रोड्यूसर मिल के साथ आते हैं ताकि वो भी बल्क में खरीद सके, उनको भी बेनिफिट मिल सके, है ना। The society aims to fight against the big capitalist and enhances the bargaining power of the small producer. अब एक बंदा, मान लो आप 100 kg का कुछ खरीद रहे हो, तो आपकी बार्गेनिंग पावर कम होगी। वहीं आप 1 लाख kg का सामान खरीद रहे हो तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। तो यही इनका काम होता है कि सारे प्रोड्यूसर मिलके इकट्ठा परचेज करते हैं ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, जो प्राइस पहले वो ऑफर कर रहा था वो ऑलरेडी कम कर देगा। तो इट सप्लाईज रॉ मटेरियल्स, इस सोसाइटी क्या करती है, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, इक्विपमेंट सप्लाई करती है, और भी जो इनपुट्स चाहिए होते हैं मेंबर्स को वो सप्लाई करती है, एंड जो आउटपुट बन के आता है उसको भी खुद परचेज कर लेती है। जितना भी प्रॉफिट वगैरह होता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो देता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू टोटल पूल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। यानी कि टोटल जो गुड्स प्रोड्यूस होके आए कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद में, उसमें जिस जिसका जितना शेयर्स है उसके हिसाब से या तो प्रॉफिट को बांट देते हैं, या फिर जितनी सेल की सोसाइटी ने उसके हिसाब से। ठीक है। तीसरा आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो गुड्स बन गया, अब बेचना भी एक दूसरे टाइप का स्ट्रगल है ना। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या होता है, जो प्रोड्यूसर ने सामान बनाया है अब उनको हमें बेचना है, उनको बेस्ट प्राइस दिलवाना है, हमें वो मार्केट ढूंढनी है जहाँ पे उनको बेस्ट प्राइस मिलेगा। उसके लिए जितनी भी सर्विसेज चाहिए होंगे, ट्रांसपोर्ट की, वेयर हाउसिंग की, पैकेजिंग की, वो सब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ लेते हैं। तो सच सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड क्यों बनाई जाती है, स्मॉल प्रोड्यूसर को अपना सामान बेचने में हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। द मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स who wish to obtain reasonable price for their output. The society aims to eliminate middleman। वही अब फार्मर से मंडी वाले सामान उठाएंगे, मंडी वाला फिर आगे बेचेगा, फिर आगे मतलब क्या प्रॉफिट ऐड होते जा रहा है, इनको भी एकदम कम रेट मिलता है। तो ये क्या चाहते हैं भाई, हम मिडल मैन हट जाए, हम सीधा कस्टमर को सेल करें, हम सीधा कंज्यूमर को सेल करें, हमें ज्यादा प्राइस मिलेगा। तो इनका मेन पर्पस क्या होता है, मिडल मैन को एलिमिनेट करना एंड improve competitive position of its member by securing a favorable market। उनको एक favorable market दिलाना उनके products के लिए। So it pools the output of individual members and perform marketing functions करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन करना,
वेयर हाउसिंग करना, पैकेजिंग वगैरह करना, ये सारा काम मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है टू सेल द आउटपुट एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। जो बेटर प्राइस जहाँ उन्हें मिल सके वहाँ सामान बेच पाएँ, और यहाँ पे भी जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मेंबर्स का, जो भी टोटल आउटपुट में जिसका जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है उस रेशियो में प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब आता है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब यहाँ पे जो स्मॉल फार्मर्स है उनको हेल्प करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। इनके मेंबर्स वही फार्मर्स लोग होते हैं जो इनपुट्स चाहते हैं अच्छी क्वालिटी का, कम प्राइस पे, मशीन्स, हाई टेक्नोलॉजी चाहते हैं। उनके पास लैंड कम है बट वो इकोनॉमी लार्ज स्केल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो इन सब पर्पस के लिए फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। ठीक है, so these societies are established to protect the interest of farmers by providing better inputs at a reasonable cost. The members comprise farmers. यहाँ पे कौन होते हैं members? Farmers होते हैं who wish to jointly take up farming activities. यानी अब सारे farmers मिल के activities कर रहे हैं, मिल के farming activities मिल के उगाना चाहते हैं। The aim is to gain the benefit of large scale farming. इनका मेन पर्पस क्या है भैया? छोटे छोटे उस पे लैंड पे अलग अलग करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी, इकोनॉमी का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, बट वही सारे फार्मर्स मिलके लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलेगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे अपना मेन मोटिव क्या होता है? वो बेनिफिट किसका? लार्ज स्केल प्रोडक्शन का, लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट उठाना चाहते हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी आपको याद होगा चैप्टर 1 जो है अपना, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे जहाँ पे हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में सीखा था। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? कम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है इस प्रोडक्टिविटी। एंड इन लोगों का भी मेन एम क्या होता है? प्रोडक्टिविटी अपना ज्यादा कर सके। तो सर सोसाइटी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स। ये सोसाइटी क्या करती है? अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी चाहिए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज चाहिए बनाने के लिए, टेक्निक्स चाहिए क्रॉप्स में उनको उगाने में, वो सब इनको प्रोवाइड करती है। दिस हेल्प नॉट ओनली इन इम्प्रूविंग द यील्ड एंड रिटर्न्स टू द फार्मर्स बट ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद फार्मिंग ऑन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या? जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम हमारे पास लैंड होना, यानी छोटे छोटे लैंड के टुकड़े हमारे पास होते हैं, उस पर फार्मिंग करेंगे, ज्यादा कॉस्ट आई, कुछ बचेगा नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करती है? फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब मेंबर्स मिल के एक साथ लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार देना, लोन देना एक तरह का। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से समझो, ये वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपने मेंबर्स को रीजनेबल रेट्स पे, कम रेट्स पे उधार देती है, पैसा अवेलेबल कराती है। क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे लेंडर्स है, कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी हाई रेट्स पे लोन देते हैं, फिर चुका नहीं पाते, फिर और लोन बढ़ाते हैं। तो बहुत ज्यादा शोषण जिसे बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन वो लोग करते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई है जो अपने मेंबर्स को कम रेट पे लोन्स, क्रेडिट्स अवेलेबल कराएगी। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश क्यों बनाई जाती है? फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ पर्सन्स हु सीक फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन। जिन्हें भी लॉन्स, जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, वही मेंबर्स इसके पार्ट होते हैं। द एम ऑफ सच सोसाइटी का मेन पर्पस क्या होता है? मेंबर्स को बचाना, किससे? किसके शोषण से? जो लेंडर जो बहुत हाई रेट चार्ज करते हैं उन लोगों से इन्हें बचाना होता है। Such societies provide loans to the members out of the amounts collected as capital। जितने members ने capital लगाया उसी अमाउंट को यूज करके लोग लोन्स देते हैं। किसी मेंबर ने डिपॉजिट दिया तो उसको ये रिटर्न देते हैं। डिपॉजिट्स भी जो मेंबर से आया वो सब यूज करते हैं किसके लिए? लोन्स देने के लिए आगे मेंबर्स को, और कम रेट्स पे अवेलेबल कराते हैं। दैट इज द मोटिव ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड लास्ट जो अपने पास है अभी, दैट इज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। नाम से समझो, आपने अभी तक जितने भी पढ़े आपको नाम से समझ आ रहा होगा। कंज्यूमर मतलब यहाँ पे कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। प्रोड्यूसर का मतलब स्मॉल प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। मार्केटिंग का मतलब प्रोड्यूसर, जो स्मॉल प्रोड्यूसर अपने सामान को बेच नहीं पाते उनके लिए मार्केटिंग करना,
ये इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव होता है। फार्मर्स का वही, फार्मर्स को क्या चाहिए, इनपुट्स चाहिए उनको, क्वालिटी इनपुट्स एट फेयर प्राइस अवेलेबल कराए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन वो लोग कर पाए, फार्मिंग कर पाए, वो बेनिफिट देना। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब कम दामों पे लोन्स को अवेलेबल कराना, कम रेट्स पे लोन देना, दैट इज अ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड लास्ट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मतलब वो लोग जिनके पास इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, वो अपना अफोर्डेबल रेट्स पे खुद का घर खरीद सके, यही इसका मोटिव है ना। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मोटिव यही है कि जिनके पास कम इनकम है उनको उनके घर बनाने में हेल्प करना, रीजनेबल कॉस्ट पे वो अपने घर बना पाए, यानी हर बंदे के पास अपना घर हो, तो वो लोग इसके मेंबर्स होते हैं। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्यों एस्टेब्लिश की जाती है, वो लोग जिनकी इनकम कम है, ताकि वो अपने घर को कंस्ट्रक्ट करा सके रीजनेबल कॉस्ट पे ना। द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनको इच्छा है कि वो खुद का रेजिडेंशियल अपना घर कम रेट पे पा सके। द एम इज टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस। ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, उन्हें हाउसेस कंस्ट्रक्ट करके देती है, ऑप्शन देती है कि आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। ये सोसाइटीज फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करेगी, प्लॉट्स प्रोवाइड करेगी, ताकि मेंबर्स को जिस तरह से भी इच्छा है अपने घर को बनवाने की, उस तरह से उसको बनवा पाए। तो यहाँ पे अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने मीनिंग क्या होता है, फिर फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, और किस किस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम देखते हैं वो हमने जनरली पढ़ा। और अब इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे विद द लास्ट अमूल की स्टोरी पढ़ के। जो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसके वो अमेजिंग जो उन्होंने किया, उस सब चीजों के बारे में पढ़ के हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को खत्म करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। ये आपकी जो कटिंग मैंने लगाई है एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, और जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आपके लिए भी अच्छा है कि आप प्रैक्टिकली एसोसिएट कर सको। तो अमूल्स अमेजिंग कोऑपरेटिव वेंचर्स, ठीक है। एवरी डे अमूल कलेक्ट्स 4,47,000 लीटर्स ऑफ मिल्क को कलेक्ट करता है, किन से, 2.12 मिलियन फार्मर्स, यानी कि 21,20,000 फार्मर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे ये ऑलमोस्ट 4.5 लाख लीटर का मिल्क इकट्ठा करते हैं। और उस मिल्क को कन्वर्ट करते हैं ब्रांडेड पैकेजिंग में, अच्छे से पैकेज करते हैं और डिलीवर करते हैं ऑल ओवर इंडिया। कितने रुपए में, 6 करोड़ में, टू ओवर 5 लाख रिटेल आउटलेट्स, यानी 5 लाख रिटेल आउटलेट्स को ये लोग क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, देते हैं। इट ऑल स्टार्टेड, कब ये चीज शुरू हुई थी, ये तो अभी की सिचुएशन बताइए कि आजकल क्या चल रहा है। हर दिन ये कहानी चलती है, हर दिन ये 4.5 लाख लीटर सामान, 4.5 लाख लीटर ऑफ मिल्क इकट्ठा करते हैं ऑलमोस्ट 21 लाख फार्मर से। तो दैट इज अ कॉपरेशन दे आर डूइंग, है ना। तो ये कब शुरू हुआ था, एक्चुअल में दिसंबर 1946 में स्टार्ट हुआ था विद ग्रुप ऑफ फार्मर, थोड़े फार्मर्स ने मिलके ये चीज शुरू की थी। कीन टू फ्री देमसेल्फ, ये चाहते थे कि हम जो बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं, जो बीच में मिडल मैन होते हैं, हम उसे हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे कोई प्रोडक्ट इकट्ठा कर डायरेक्ट कंज्यूमर तक हम अपने सामान को पहुंचा पाए। तो सारे फार्मर्स ने मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी। इन्होंने क्या किया, मार्केट्स के बारे में चेक किया, एक्सेस पाया, एंड देयर बाय एंश्योर मैक्सिमम रिटर्न फॉर देयर एफर्ट्स। बेस्ड इन द विलेज ऑफ आनंद, आनंद विलेज में शुरू हुआ था। वहाँ पे खेरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर यूनियन वर्ड कह लो, ये जिसको हम अमूल बोलते हैं आज के टाइम में, वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इन लोगों ने दूसरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जो भी विलेज में होती है, उनसे हाथ मिलाए, उनके साथ मिलके काम किया, एंड फाइनली 21,20,000 फार्मर्स को अपने साथ जोड़ पाए, है ना। 10,411 विलेज लेवल मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं इनके खुद के, 14 डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लांट्स है। मतलब देख रहे हो आप कितने किस तरह से इन्होंने आपस में कोऑपरेट करके चीजें को इजी किया। डायरेक्ट उनसे दूध इकट्ठा करके उनको पैकेज करा के अच्छी जगह का डायरेक्ट कस्टमर को सेल किया। बीच में 10, 12, 20 लोग जो इन्वॉल्व होकर इतना प्राइस इन्फ्लेट कर देते हैं, क्वालिटी कम करते हैं, वो सब चीजें इन्होंने क्या करी, दूर कर दी। तो अमूल इज द कॉमन ब्रांड। अब अपने को तो पता ही है अमूल क्या क्या करता है ना। अमूल लिक्विड मिल्क देता है, पाउडर मिल्क देता है, बटर देता है, घी देता है, चीज देता है, कोका पाउडर देता है, स्वीट्स देता है, आइसक्रीम देता है, कंडेंस्ड मिल्क देता है ना। तो ये सारे क्या है, अमूल की तारीफ में। तो एक एग्जाम्पल था, ताकि आप प्रैक्टिकल लाइफ से एसोसिएट कर पाओ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या महत्व है
और वन ऑफ द सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्टोरीज भी हमने पढ़ी। तो अभी लेक्चर को अपन एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच। और आपको समझ आ रहा है, चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूजफुल वीडियोस के लिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड इन केस आपको कुछ भी डाउट है, आप ज़रूर से कमेंट में मुझे डालिए। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ और मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। एंड इन केस वो डाउट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो ऑफकोर्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको ज़रूर डिस्कस करूँगी। So thank you so much, guys. Thank you.